हाय, मैं हूँ सिया गुंजराठवार। स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपना जो रिटायरमेंट मनी है, जो आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होता है, लाइक 50 लैक्स, 60 लैक्स, 70 लैक्स, 30 लैक्स, ये सब जो आपका मनी जो आपको रिटायरमेंट के एंडिंग में मिलता है लमसम अमाउंट, वो आखिर आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जिसका रिटायरमेंट हो चुका है, या फिर अगर आपका रिटायरमेंट आने वाले समय में होने वाला है, आपकी फैमिली में से किसी का रिटायरमेंट होने वाला है, लाइक आपके मम्मी पापा या कोई और, तो उसके बाद आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है समझने में कि आखिर जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट वो क्या क्या होने चाहिए। क्योंकि अब इतना बड़ा लमसम अमाउंट है तो एक साथ तो उसकी एफडी करवा नहीं दोगे। अब आप सोचोगे कि एफडी क्यों ना करवाएंगे, वो तो इतनी ज़्यादा सिक्योर रहती है, बहुत ही ज़्यादा सेफ है, तो आखिर हम क्यों नहीं करवाएंगे। और एफडी में से हमारा पैसा बढ़ भी तो रहा है, हमें इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, तो अब आपको एफडी क्यों नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि आप जब इतने अच्छे खासे अमाउंट को पूरा अगर आप एफडी में डाल देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है, सबसे पहली बात तो अगर आप इतना ह्यूज लमसम अमाउंट है तो आपके पास ना बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस और भी होते हैं जो कि आपको बेटर रिटर्न्स देते हैं एफडी के मुकाबले। अब अगर सपोज नहीं हमें तो एफडी करवानी, हमें जो है बेटर रिटर्न्स नहीं चाहिए, तो उसके बाद भी आपको जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उस पर आपको अच्छा खासा तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को ही देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि एफडी से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न्स दे सकते हैं, और साथ ही आपका जो टैक्स वगैरह की लायबिलिटी है वो भी कम करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम कि आखिर क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लान करते टाइम एक बात का खास ख्याल रखना है, वो है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, पहला डेट में, दूसरा इक्विटी में। तो आखिर आपको अपना पैसा जो है वो कहाँ डालना है, तो आपको अपना जो पैसा है वो डेट में डालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका जो कॉर्पस है जिसके साथ आप रिटायर होने वाले हो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर वो बहुत ही लिमिटेड है, तो आपको ना आपकी एक तरीके से आपकी जो इनकम है वो बंद हो जाने वाली है फॉर द कमिंग ईयर्स, या फिर अगर वो पेंशन फॉर्म में भी आएगी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तो ऐसे में आप अपना जो कॉर्पस को रिस्क में नहीं डाल सकते, एंड इक्विटी काफ़ी ज़्यादा रिस्की ऑप्शन होता है। तो इसीलिए आपको जो है, आपको कोई एक ऐसा मोड चाहिए जहां से कि आपकी जो पहली बात तो कॉर्पस जो है वो सेफ रहे, और दूसरी बात कि आपकी रेगुलर इनकम भी आती रहे। क्योंकि अगर मैं एज्यूम करूं कि आपकी रेगुलर इनकम एज अ फॉर्म ऑफ पेंशन नहीं आने वाली है, तो आपको अपने जो कॉर्पस से ही अपनी रेगुलर इनकम जो है वो फिक्स इंटरवल्स में प्लान करनी पड़ेगी। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, ये फिक्स्ड इनकम एट रेगुलर इंटरवल्स, ये तो किसी भी कंडीशन पे इक्विटी में पॉसिबल है ही नहीं। आपको पता होगा कि इक्विटी में ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको फिक्स इनकम जो है वो मंथली नहीं मिला करती है, कभी कभार डिविडेंड्स वगैरह आपको मिल जाया करते हैं, एंड वो भी बहुत ही ऐसा होता है कि एकदम कंपनी पे डिपेंड होता है कि वो डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करती है या नहीं। तो ऐसे में आपको डेट ऑप्शन पे ही जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां से आपको रेगुलर इनकम आएगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ तक हमने समझा कि क्यों आखिर आपको अपना जो कॉर्पस है वो डेट में ही निवेश करना चाहिए और क्यों नहीं इक्विटी में। तो अब आप कहेंगे कि अगर हमारा कॉर्पस जो है वो अच्छा खासा बड़ा है तो क्या फिर भी हम इक्विटी में नहीं डाल सकते? तो आप ऐसी गलती ना करिएगा कि जो आपका पूरा जो कॉर्पस है वो आप इक्विटी में ही डाल दो क्योंकि आपको उसमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपका कॉर्पस जो है वो बड़ा है तो आपको उसे सिस्टमेटिकली इक्विटी में निवेश करना है। कैसे करना है इस वीडियो के आने वाले पार्ट में बात करेंगे। अभी आ जाते हैं चलो एकदम स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको डेट वगैरह में जाना है, किस तरीके से देना आपको इक्विटी में जाना है। तो उससे भी पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझाना चाहूँगी, वो है इमरजेंसी फंड। अब आखिर इमरजेंसी फंड क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है? तो देखो, जब अगर आपका रिटायरमेंट होता है इट मीन्स आपकी जो एज है वो ज़्यादा होगी, और बढ़ती हुई एज के साथ साथ आपकी जो मेडिकल इमरजेंसी है वो भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे में आप माना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा मगर फिर भी आप जो है पूरे तरीके से उसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। आपके पास एक ऐसा फंड भी होना चाहिए जिसमें लिक्विडिटी जो है वो बनी रहे,
कि अगर आपको आधी रात को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप जो उस फंड में से पैसे जो है वो विड्रॉ करवा पाएँ। अब सपोज़ अगर आप अपना सारा पैसा जो है आपने इन्वेस्टमेंट में ही डाल दिया, तो ऐसे में जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो आप आखिर क्या करेंगे? तो आप आखिर किस तरीके से इमरजेंसी फ़ंड को क्रिएट कर सकते हैं? नॉर्मली जो भी आपका जो भी लिक्विड सोर्स है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट, आप वहाँ पे जो ये पैसा है वो रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो आप वहाँ से जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकें। तो आखिर हम इसमें कितना पैसा रख सकते हैं? जो भी आपकी जो बेसिक नीड्स होती है, सर्वाइवल नीड्स होती है, उसका अगर आपको सपोज़ मेरी जो है 20-30 हज़ार का मंथली खर्चा होता है नॉर्मली रेगुलरली, तो उसका इंटू 6 मंथ्स का मतलब कि जो भी मेरा बेसिक खर्चा हो रहा है पर मंथ, उसका मैं 6 मंथ्स के हिसाब से इंटू करके उतना जो पैसा है वो इमरजेंसी फंड में डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि सपोज़ अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उतना पैसा मेरे लिए सफिशिएंट होगा विड्रॉ करने के लिए, उस इमरजेंसी के लिए। तो ये हमने बताया कि किस तरीके से आपके पास बढ़ती हुई एज के लिए एक ऐसा लिक्विड सोर्स भी होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं वापस से कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए, तो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है आपके लिए, पहली बात अगर डेट के लिए, जैसा मैंने बोला था कि आपको ऐसे ऑप्शंस तलाश करने हैं जो कि आपको फिक्स इंटरवल्स पे जो है वो रेगुलर इनकम देते रहें। तो काफ़ी सारी इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। आइए जानते हैं कैसी कैसी स्कीम्स होती हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये कुछ ऐसी स्कीम्स है जो कि स्पेशली सीनियर सिटीजन को टारगेट रख के ही बनाई गई है। अब बाकी इसमें आपको क्यों निवेश करना चाहिए? क्योंकि ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देती है, साथ ही क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम से तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सिक्योर भी होती है। तो अगर इस एज में आपका जो है रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा लो है, मतलब कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता जो है वो काफ़ी कम है, तो ऐसे में ये गवर्नमेंट स्कीम्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है और ये आपको मंथली कुछ कुछ जो रिटर्न है वो भी दिया करेंगी। उसके बाद जानते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो डेट में आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो क्या आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है? तो आप उसमें भी डेट की जो कैटेगरी होती है, डेट म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं डेट वाली कैटेगरी में आप तलाश कर सकते हो, जिसमें कि आप जो है वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सको। मतलब कि क्या, जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि हमें थोड़े थोड़े टाइम में जो है एकदम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना है, उसी तरीके से कुछ ऐसे प्लान्स भी होते हैं म्यूचुअल फंड में जहाँ से कि आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो कंटिन्यू विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको जो भी अपना रिटायरमेंट कॉर्पस मिला है, मतलब कि जो लमसम अमाउंट मिला है, आपको से एक बार में ही जो है वो पूरा एक साथ डाल देना है म्यूचुअल फंड में, एंड देन उसके बाद मंथली या फिर क्वार्टरली जो भी आपकी नीड लगे आप उस हिसाब से उसे विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही मैंने बताया था कि अगर आपका कॉर्पस बड़ा है और आप चाह रहे हैं कि यार पैसा जो है उसे थोड़े से अच्छे रिटर्न वाले ऑप्शन में डालें, तो हम क्यों ना इक्विटी में जाएं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो है आपको याद रखनी है कि अगर आपको सीधा अपना जो पैसा है वो इक्विटी में नहीं डालना है, आपको वो पैसा एक बार के लिए तो जो है वो अपने डेट म्यूचुअल फंड में ही डालना है। उसके बाद आप वहाँ से, जिस तरीके से मैंने बताया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो सिस्टमेटिकली जैसे कि पर मंथ सपोज 10,000 जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप डालते जाइए। उससे क्या होगा कि आपका जो इक्विटी का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है अगर आप इक्विटी में जाना भी चाहते हैं तो। अब अगर बात करें कि हमें ना स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज है और हमने काफ़ी सालों से हम लोग जो मार्केट वगैरह भी हम लोग देखते आए हैं, तो क्या हम ऐसे केस में फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली इक्विटी में, मतलब कि डायरेक्टली हम स्टॉक मार्केट में उतर जाएं बजाय कि म्यूचुअल फंड में जाने के? तो अगर आप ऐसे एक्सेप्शनल लोगों में आते हैं तो उसके बाद आप इक्विटी जो है वो डायरेक्टली उसमें उतर सकते हैं, मतलब कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाइए, लेकिन उसमें भी आपको जो अपना पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रखना है। ध्यान रहे कि जो आपका जो सारा पैसा है वो एकदम से आप स्टॉक मार्केट में ना लगा दें। आप सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, जो कि आपकी फर्स्ट स्टेप है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप जो अपना पैसा है वो डेट में ज़रूर डालें, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, या फिर चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड हो, आप इसमें भी ज़रूर डालें। एंड उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ही थर्ड स्टेप जो है वो आपकी इक्विटी होने वाली है, जिसमें से कि आपको प्रेफरेंस रखना है कि आप जो हैं वो डेट म्यूचुअल फंड में से थोड़ा थोड़ा पैसा करके ही इक्विटी में जाएं। तो ये आपकी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कि अगर आपको जब भी रिटायरमेंट का कॉर्पस मिलता है, ह्यूज कॉर्पस, तो आखिर आपको उसके किस तरीके से अच्छे से इन्वेस्ट करना है ताकि आपको बेटर रिटर्न्स जो है वो मिल सकें। ध्यान रहे कि आपको इन 3 स्टेप्स में ही पूरा जो है अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लान आउट करनी है।
उम्मीद है वीडियो जो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। चलो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलीनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। आईडीवी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो? तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपके डेट्स चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती है ना तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग EMI का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी? तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई EMI है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।